हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग एक हॉट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जो भी कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं उससे क्वेश्चन आना ही आना है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, कोई भी एग्री कॉम्पिटेटिव एग्जाम या फिर JRF SRF कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं उसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। वो क्या है वो हॉट टॉपिक? वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। वो एक बर्निंग इशू है इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन एवरीथिंग अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। सो लेट्स स्टार्ट। Greenhouse effect and global warming, right? So ये टॉपिक कवर करने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि पहले तो हम एटमॉस्फेयर और हमारा अर्थ के बारे में जानेंगे। तो हमारा अर्थ जो है ये काइंड ऑफ इस टाइप का है, राइट? सो इसका भी डिफरेंट लेयर है। ये क्या है? ये जो यहाँ पे हम लोग खड़े हैं या फिर हम लोग हैबिटेट हुए हैं, ये जो बाहर सर्कल है, राइट? इसका भी डिफरेंट लेयर है। ये है क्रॉस्ड, अर्थ का क्रॉस्ड है अपर पोर्शन। ये है मैंटल, ये हो गया सेंटर में जो है वो है कोर, राइट? ये हो गया अर्थ, राइट? तो ये जो अर्थ है टोटल ये हो गया हमारा लिथोस्फीयर, राइट? और इसके जो ऊपर है, ऊपर पोर्शन में है जो भी हमारा जो वाटर, इसका जो 3/4 अपर पोर्शन जो है, जैसे अर्थ हो गया उसका जो अपर पोर्शन है उसमें 3/4 कवर्ड बाय वाटर, राइट? सो 3/4 अपर पोर्शन में 3/4 जो है वो हो गया वाटर, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, ओके? एंड 1/4 लैंड, जिसमें हम लोग हैबिटेट हुए हैं, लैंड जिसमें ह्यूमन पॉपुलेशन जो भी एक्टिविटी है, फॉरेस्ट्री है, जो भी है, ये 1/4 पोर्शन में ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट? सो ये हो गया लैंड एंड वाटर, ये हो गया हाइड्रोस्फीयर। ये एक लिथोस्फीयर हो गया और एक हाइड्रोस्फीयर हो गया। और दो है, और दो स्फीयर्स है, मेजर स्फीयर्स, जो कि माइक्रोब्स या फिर माइक्रोफ्लोरा, माइक्रोफोना जो भी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उसका जो स्फीयर है उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में क्या क्या आते हैं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओके? ये और एक स्फीयर हो गया। टोटल 4 स्फीयर है। वन इज लिथोस्फीयर, वन इज हाइड्रोस्फीयर, वन इज बायोस्फीयर, अनदर इज एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर क्या है? और मैं लिख देता हूं यहाँ पे एटमॉस्फेयर, ओके? ये 4 स्फीयर है, याद कर लीजिए, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, ओके? तो मैं एटमॉस्फेयर को हम डिस्क्राइब करते हैं। आज हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे और उसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसा होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है, ये सारी चीज जानेंगे, राइट? सो ये हो गया अर्थ, छोटा सा बना देता हूं क्योंकि इसको हम डिस्क्राइब कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये हो गया अर्थ, ये हो गया एटमॉस्फेयर, ओके? सपोज ये लेयर जो है ये हो गया अर्थ को सराउंड करके, ये हो गया पहला लेयर, फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, इसको बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। उसके बाद जो लेयर है उसको बोलते हैं स्ट्रैटोस्फियर। उसके बाद जो लेयर है उसको बोलते हैं मेसोस्फियर। उसके बाद का लेयर है थर्मोस्फियर, और जो स्पेस में है वो हो गया हमारा एक्सोस्फियर। एक्सो मीन्स आउट, एक्सोस्फियर, ओके? ये चारों लेयर हैं। तो ये जो लेयर के बीच में, जैसे ट्रोपोस्फियर हो गया पहला लेयर, ओके? ट्रोपोस्फियर और स्ट्रैटोस्फियर के बीच में जो लेयर है, बफर जोन है जहां पे टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, उसको बोलते हैं ट्रोपोपोज। इसके बीच में आ जाएगा ट्रोपोपोज, ओके? वैसे स्ट्रैटोस्फियर और मेसोस्फियर के बीच में जो लेयर है, बफर जोन, उसको बोलते हैं स्ट्रैटोपोज, राइट? जो मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर के बीच में जो लेयर है उसको बोलते हैं मेसोपोज, ओके? थर्मोस्फियर उसके बाद, और मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर के बीच में, जैसे थर्मोस्फियर का लोअर लेवल में कुछ एक आयोनोस्फियर होता है, जहां से हमारा जो रेडियो वेव है ट्रांसमिट होता है, टीवी वेव है, टेलीविजन का जो वेव है वो ट्रांसमिट होता है उसी लेयर से, राइट? तो उसको बोलते हैं आयोनोस्फियर। तो ये हो गया एक ब्रॉड एटमॉस्फेरिक क्लासिफिकेशन। जो हमारा एटमॉस्फेयर है
ये सारे लेयर को लेके हमारा एटमॉस्फेयर है, राइट। तो मैं एक एक करके हर एक स्फीयर को जो लेयर है हमारा एटमॉस्फेयर का उसको डिस्क्राइब करते हैं, राइट। सो जैसे हो गया, सपोज ये हो गया मेरा अर्थ, हम जिसके ऊपर रिसाइड करते हैं, तो ये लेयर है एटमॉस्फेयर। ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है डिफरेंट गैसेस का वो हायर है देन ऑल दिस अबव लेयर्स लाइक मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। क्यों इसमें ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पे जो है टेम्परेचर बहुत कम है, तो फिर ये इसके यहाँ पे जो डेंसिटी है ये बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर बहुत कम है और ग्रेविटी यहाँ पे ज्यादा है। तो ये सारे चीजों की वजह से ये एटमॉस्फेयर का जो गैसेस है वो ऊपर ट्रांसफर नहीं हो पाता है। और यहाँ जो लेयर है, राइट, ये अगेन हाईली, मतलब जो इसका टेम्परेचर है और ज्यादा हाई है। तो ये जो लेयर है यहाँ पे ट्रोपोपॉज के नीचे वो बहुत कोल्ड लेयर है, तो वहां से जो गैस है वो रिलीज नहीं हो पाता है। इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है मैं आपको बता देता हूँ ट्रोपोस्फियर का। हमारा जितना सारा भी हाइड्रोलॉजिकल एक्टिविटी या फिर जो भी मतलब बारिश होता है या फिर थंडरस्टॉर्म होता है, जो भी है वो लिमिटेड टू दिस ट्रोपोस्फेरिक लेयर, राइट। तो मैं बता देता हूँ, जैसे नाइट्रोजन हमारा हो गया अराउंड 78%, ऑक्सीजन हो गया अराउंड 20.9%, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड 0.04%, ओके, देन आर्गन अराउंड 0.9%। सो ये हो गया एटमॉस्फेरिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो मेजर गैसेस है। सो इसके बाद है स्ट्रेटोस्फीयर लेयर, ओके, ये हो गया ट्रोपोस्फियर, ये हो गया ट्रोपोस्फियर। उसके बाद जो लेयर है वो हो गया स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर एक इंपॉर्टेंट लेयर है, वहां पे फोटोकेमिकल प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है? जो सोलर रेडिएशन आता है, सोलर सन, आपको पता है ये जो है 99% ऑफ एनर्जी जो अर्थ में चाहिए होता है ये सन से ही आता है, ओके। सो सोलर रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और बहुत सारे शॉर्ट वेव, एक्सरे से लेके लॉन्ग वेव लाइक रेडियो वेव तक उसमें बैंड्स रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहता है। तो जो एक्सट्रीम शॉर्ट वेव है लाइक एक्सरे एंड ये सब नहीं आता है एटमॉस्फेयर में, हमारा अर्थ के एटमॉस्फेयर में। लेकिन कुछ यूवी रेडिएशन ये मतलब आ जाता है एटमॉस्फेयर में इंसुलेट होके। तो ये जो स्ट्रेटोस्फेरिक लेयर है वहां पे यूवी रेडिएशन जो है ये आके ऑक्सीजन को ब्रेक करता है, ऑक्सीजन को ब्रेक करके ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये और एक ऑक्सीजन के साथ मिलके ओजोन लेयर कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। ये जो ओजोन लेयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू स्क्रीन आउट दिस यूवी रेज। यूवी रेडिएशन जो है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आता है सोलर रेडिएशन में, वो स्क्रीन होता है कहां पे? ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें जो ओजोन लेयर है, स्ट्रेटोस्फीयर में एक ओजोन लेयर है, वहां पे स्क्रीन होता है। ये स्क्रीन अगर नहीं होता तो ये डायरेक्टली हमारे स्किन के ऊपर पड़ता और हमारा जैसे स्किन कैंसर हो गया और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स ये क्रिएट करता, राइट, इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स एज वेल एज माइक्रोब्स आल्सो। सो ये यहाँ पे स्क्रीन हो जाता है। तो हमारा जो टॉपिक था वो क्या है? वो बेसिकली है ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका लिमिटेशंस क्या है, राइट। तो जो ये अर्थ हो गया, ये सन हो गया, ओके, यहाँ पे ट्रोपोस्फियर हो गया। ट्रोपोस्फियर इज द डेंसेस्ट लेयर, डेंसेस्ट एटमॉस्फेरिक लेयर, राइट। ट्रोपोस्फियर क्या है? ये ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में ये जो गैसियस बाउंड्री है, ये जो गैसियस लेयर है सराउंडिंग अर्थ, ये क्या करता है? ये जो रेडिएशन आता है सन से, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आते हैं, तो उसको क्या होता है यहाँ पे जैसे एंटर किया एटमॉस्फेयर में, राइट, कुछ रेडिएशन यहाँ पे ऑब्जर्व हो जाता है एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली, और कुछ रिफ्लेक्ट होके बाहर चला जाता है, और कुछ रेडिएशन जो है वो अर्थ के ऊपर फॉल होता है, अर्थ के ऊपर वो डायरेक्टली इंसिडेंट होता है। तो वहां पे क्या होता है? जो रेडिएशन का जो वेवलेंथ है, जो रेडिएशन जो आता है उसका एनर्जी क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। वो शॉर्ट वेव रेडिएशन से लॉन्ग वेव में कन्वर्ट हो जाता है। उसका एनर्जी जब डिक्रीज हो जाता है उसका क्या है? लॉन्ग रेंज में, लॉन्ग वेव रेडिएशन में वो कन्वर्ट हो जाता है। एक बता रहा हूं आपको, E इज इक्वल टू H बाई लैम्ब्डा, एक फॉर्मूला है, राइट। ये हो गया एनर्जी,
एनर्जी ऑफ द सोलर रेडिएशन, जो भी यहाँ पे हम लोग सोलर रेडिएशन कंसिडर करते हैं, तो ये हो गया एनर्जी ऑफ सोलर रेडिएशन, ये हो गया उसका वेवलेंथ। ओके, कोई भी एनर्जी, कोई भी रेडिएशन का हो गया, अगर एनर्जी उसका ज्यादा है तो वेवलेंथ वो शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है, जैसे एक्स रे हो गया, यूवी रे हो गया, इन लोगों का जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर है देन विजिबल एंड इंफ्रारेड रेडिएशन। सो उसका जो एनर्जी होता है बहुत ज्यादा होता है, यूवी का भी एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वो हार्मफुल है। तो यहाँ पे जैसे वो रेडिएशन अर्थ में फॉल होता है तो वहां पे एनर्जी लॉस होता है, और जो शॉर्ट वेव रेडिएशन था वो लॉन्ग वेव में कन्वर्ट हो जाता है, सपोज इंफ्रारेड रेडिएशन में, जो कि हीटिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। क्यों हीटिंग प्रोसेस में हेल्प करता है मैं आपको बता रहा हूं। जब ये अर्थ के ऊपर ये जो सोलर रेडिएशन फॉल हो गया, एनर्जी उसका ये जो स्ट्राइक हुआ, यहाँ पे कोलिजन हुआ, उसका एनर्जी लॉस हुआ थोड़ा सा, फिर ये जो रिटर्न करता है, बाउंस बैक करता है, तो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है, कौन सी गैसेस है, मेजर गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो मेजर जो गैस है जो कि हीट ट्रैप करता है, ये जो सोलर रेडिएशन को ट्रैप करता है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। मेजर गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या करता है, इसका जो हीट ट्रैपिंग पावर, कोई भी चीज का कुछ हीट ट्रैपिंग पावर होता है, ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है एटमॉस्फेयर में, इसका जो हीट ट्रैपिंग पावर है वो बहुत ज्यादा है देन ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब के तुलना में, ठीक है। तो इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो हीट ट्रैपिंग पावर की वजह से और इसका एटमॉस्फेयर में डोमिनेंस की वजह से ये क्या करते हैं, ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन जो एमिट होता है अर्थ से आफ्टर बाउंस बैक ऑफ सोलर रेडिएशन, वो इसको ट्रैप कर लेता है। इसकी वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है वो राइज होता है। इसीलिए हम ज्यादा सोलर रेडिएशन कब इंसिडेंट होता है अर्थ में, 12 नून के टाइम, 12 बजे के टाइम, लेकिन हम फील करते हैं टेम्परेचर ज्यादा कब, 2 बजे 2:30 बजे तक। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक जो इंसिडेंट रेडिएशन है वो बाउंस बैक करके फिर ऑब्जर्व हो जाता है एटमॉस्फेयर में और उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, राइट। सो इसी वजह से हम लोग 2 बजे ज्यादा टेम्परेचर फील करते हैं देन 12 नून, राइट। सो ये हो गया कुछ कंसेप्ट, जैसे कैसे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर रेज होता है, ये हो गया। तो वो जो गैस का जो एटमॉस्फेयर में गैसेस है उसका जो ऑब्जर्विंग पावर है, राइट, सो इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, राइट। ये जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस है, ये जब हीट ट्रैप करता है, हीट ट्रैप करने से ये क्या कंप्लीटली उसको जाने नहीं देता है बाहर, तो इसी वजह से एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो इसी को जो इफेक्ट, ये जो इंक्रीज होने का, टेम्परेचर इंक्रीज होने का इफेक्ट है, इसी को बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, मेजर कौन सी गैस मेजर है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों मेजर है ये? क्योंकि इसका जो हीट ट्रैपिंग नेचर है, हीट ट्रैप की ट्रैपिंग कैपेसिटी है, वो अदर गैसेस से जो कि डोमिनेंट गैस है उससे ज्यादा है, राइट। इससे भी कुछ गैसेस है जो इससे भी ज्यादा हीट ट्रैप कर सकते हैं, लाइक मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, मीथेन का जो हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी है वो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 25 टाइम्स है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड जितना हीट ट्रैप कर सकता है ये सोलर रेडिएशन, उससे 25 टाइम्स मीथेन हीट ट्रैप कर सकता है। और नाइट्रस ऑक्साइड कितना टाइम, 298 टाइम्स। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड का जितना हीट ट्रैपिंग क्षमता है, जितना हीट ट्रैप कर सकता है वो, नाइट्रस ऑक्साइड उससे 298 टाइम्स हीट ट्रैप कर सकता है। लेकिन ये लोग ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनका जो गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट है, गैसियस प्रोपोर्शन है एटमॉस्फेयर में बहुत लो है। मीथेन का जो गैसियस प्रोपोर्शन है अराउंड 3 ppm है। ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन। ओके, 1/10⁶, ये हो गया ppm। नाइट्रस ऑक्साइड का जो गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट है एटमॉस्फेयर में अराउंड 280 ppb। ppb मतलब पार्ट्स पर बिलियन, 1/10⁹। ओके, 9, ये हो गया ppb, ये हो गया ppm, राइट। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का कितना ppm है, अराउंड 410 ppm राइट नाउ। ओके, 410 to 415 ppm। सो इसका इसीलिए ये बहुत ज्यादा है एटमॉस्फेयर में,
इसीलिए इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी ज्यादा है, राइट। सो ये हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। इससे हमको फायदा क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट में? ग्रीन हाउस इफेक्ट होने के कारण हमारा एटमॉस्फेयर में फायदा क्या है, हमको क्या फायदा है, ये जो इंसिडेंट है इससे हमको क्या फायदा है? तो ये अगर ग्रीन हाउस जो इफेक्ट नहीं होता, अगर एटमॉस्फेयर में हमारा जो एयर इतना डेंस नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्स्टिट्यूएंट इतना नहीं होता, या फिर हीट ट्रैपिंग नहीं होता, तो फिर हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो अभी नेगेटिव में होता। हर जगह आपको बर्फ दिखता, मतलब -18 या -30 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है इसका टेम्परेचर, ठीक है। तो हम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं अर्थ में ड्यू टू हमारा एटमॉस्फेयर, ड्यू टू दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओके। हम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में ड्यू टू दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओके। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हम एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। फिर हम लोग इसको बर्निंग टॉपिक, हम लोग इसको नेगेटिव लिमिटेशन क्यों मानते हैं? इसका भी रीजन है। क्यों मानते हैं? कोई भी चीज हमारा जब लिमिट से बाहर होता है, कोई भी चीज एक्सट्रीम लेवल पे जब पहुंच जाता है, वो हमारे लिए लिमिटेशन बन जाता है, ओके। लोग कभी कभी शराब को दवा के जैसा लेते हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, और रिकमेंडेड भी है। कोई भी डॉक्टर आपको हो जाएगा तो फिर रम वगैरह या फिर कोई भी चीज है वो दवा के हिसाब से रिकमेंड भी किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम एक पूरा एकदम लाइक 100 ml, 200 ml, 500 ml उसको कंज्यूम करते हैं तो फिर वो एक्सट्रीम हो जाता है, राइट। तो वो फिर रिकमेंडेड नहीं होता है। तो ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये बेनिफिटेड है हमारे लिए, हमारा टोटल अर्थ सिस्टम के लिए, ओके। लेकिन इसका जो एक्सट्रीम लेवल है, जब एक्सट्रीम हो जाता है, वो क्या करता है, ये अर्थ हो गया, ये एटमॉस्फेयर हो गया, वो जो एक्सट्रीम होता है एटमॉस्फेयर में, तो इसका टेम्परेचर डे बाई डे बहुत ज्यादा हाई होते जा रहा है। जब आपको याद होगा, जब हम छोटे छोटे थे तब हम कितने सारे सीजन्स मतलब एक्सपीरियंस कर पाते थे। अभी क्या है, अभी हम लोग बस समर, विंटर, रेन, ये तीन सीजन मेनली हम मतलब एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। लेकिन उस टाइम क्या है, 5-6 सीजन हम लोग लाइक एक्सपीरियंस कर पाते थे ड्यू टू दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस, ओके। सो दिस मीथेन, nitrous oxide and carbon dioxide, these are known as greenhouse gases. So इनका जो कंसेंट्रेशन है वो जितना बढ़ते जाएगा, हमारा जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, क्योंकि इनका जो टेम्परेचर ट्रैपिंग जो पावर है, कैपेसिटी है, वो बहुत ज्यादा हाई है। तो इनका जो कंसेंट्रेशन जितना एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा उतना ग्लोबल वार्मिंग होगा, राइट। सो इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग। तो फिर ये जो ग्लोबल वार्मिंग का फिर नेगेटिव इंपैक्ट क्या क्या है? ग्लोबल वार्मिंग होने से, टेम्परेचर बढ़ने से उसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या क्या है? सी लेवल राइज होगा। क्यों राइज होगा? क्योंकि बहुत सारा जो वाटर है हमारा, वो ग्लेशियर फॉर्म में बहुत सारा वाटर डिपोजिटेड है। अब अगर ग्लोबल वार्मिंग हुआ तो फिर वो ग्लेशियर मेल्ट होगा, राइट। ग्लेशियर मेल्ट होने से वो सी लेवल में उसका जो सी लेवल इंक्रीज होगा। सी लेवल इंक्रीज होने से क्या होगा, जो कोस्टल एरिया, सपोज ये हो गया इंडिया का मैप, अगर सी लेवल इंक्रीज हुआ तो ये जो कोस्टल एरिया है ये इनंडेट होना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें फ्लडिंग आ जाएगा, ओके, फ्लड आ जाएगा। तो ये जब इनंडेट हो जाएगा तो बहुत सारा लाइफ्स यहाँ पे विल बी इन डेंजर, ओके। ये इंडिया का बात नहीं कर रहा हूँ, ग्लोबल लेवल में भी बहुत सारा कंटिनेंट ऐसे मतलब वाइप आउट हो सकता है अगर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ और ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा पेस से इंक्रीज हुआ, राइट। तो ये था कुछ नेगेटिव मतलब इम्पैक्ट ऑन लाइक लिमिटेशंस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है? ये एक टर्म है जिसमें हम लोग एक लाइक इक्विवेलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम मेजर करते हैं, कितना टोटल कार्बन डाइऑक्साइड को आधार करके हम लोग जो मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का जो इक्विवेलेंस है उसको काउंट करते हैं, मतलब कितना ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। तो हीट ट्रैपिंग कैपेसिटी है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन ले लेते हैं, प्लस मीथेन का कितना है 25 टाइम्स हायर देन कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर 25 इंटू मीथेन, ओके, प्लस 298 इंटू नाइट्रस ऑक्साइड, ओके। ये हो गया ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला।
और ये जो 290 है और ये जो 25 है, ये कुछ बेस के हिसाब से, बेस पीरियड के 100 इयर्स या फिर 200 इयर्स, इसी हिसाब से ये काउंट होता है। तो इसका रेंज कभी कभी वैरी करता है, जैसे कि मीथेन के लिए कभी कभी 21 काउंट किया जाता है, 2 नाइट्रस ऑक्साइड के लिए कभी कभी 310 भी काउंट किया जाता है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रख लेना। ये डिफरेंट मतलब जो पीरियड होता है उसी हिसाब से, एवरेज के हिसाब से वो डिफर करता है। ओके, सो ये हो गया ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। सो क्या क्या चीज है जो इसको एमिट करते हैं, ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो कहां से ज्यादा एमिट होता है। तो मीथेन का अगर हम बात करें तो ज्यादातर एंटेरिक फर्मेंटेशन से, एग्रीकल्चर सेक्टर से मीथेन कहां से ज्यादा एमिट होता है, एंटेरिक फर्मेंटेशन, जो कैटल का इंटेस्टाइन में जो फर्मेंटेशन होता है वहां से बहुत ज्यादा एमिट होता है मीथेन स्पेशली। एंड अगेन एग्रीकल्चर में अगर हम काउंट करेंगे, जो फील्ड क्रॉप है उसमें से राइस फील्ड में से ज्यादा एमिट होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो राइस फील्ड क्या है, सबमर्जेंस रहता है, लाइक इनंडेटेड रहता है विथ वाटर, लाइक सबमर्जेंस रहता है, तो एनारोबिक कंडीशन क्रिएट होता है। तो जो कार्बन है वो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया उसको कंज्यूम करते हैं और मीथेन वहां से रिड्यूस होकर मीथेन एमिट होता है CH4 फॉर्म में, राइट। और जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है वो कहां से रिलीज होता है, ज्यादातर वो जो ट्रैफिक है, मतलब जो हम लोग या हम लोग जो फ्यूल कंज्यूम करते हैं इन व्हीकल्स, तो उसमें से बहुत ज्यादा एमिट होता है, राइट। सो ये था सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि हम जाने, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका लिमिटेशंस क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके वजह से क्या क्या हो सकता है कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या है, कौन सी गैस का कितना कंट्रीब्यूशन रहता है, राइट। ये सारी चीज हम लोग कवर कर लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर आपको पता है क्या करना है। सो अगर कुछ भी डाउट हो इसके रिगार्डिंग तो फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन बाय बाय।